नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं स्किल दर्पण के फाउंडर दयानंद कुमार मेहता जी से। तो दयानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। दयानंद जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्किल दर्पण का क्या कंसेप्ट है और ये किस प्रकार से लोगों को सर्व कर रहा है। देखिए, बेसिकली स्किल दर्पण हमारी एक स्टार्टअप है और हर एक स्टार्टअप की अपनी यूनिकनेस होती है। हम लोग हमारी जो स्टार्टअप है वो वर्क करती है स्किल डेवलपमेंट अप स्किलिंग पे। तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि अप स्किलिंग में बहुत सारी कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन हमारी स्टार्टअप कैसे डिफरेंट है। हम लोग जो वर्क करते हैं स्किल्स इन वर्नाकुलर एंड सक्सेस इन ग्लोबल, ये हमारा कंसेप्ट है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको हम लोग रीजनल लैंग्वेजेज में स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो स्किल्स कंसेप्ट को, कोर स्किल को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि कोई भी कंसेप्ट जो स्किल्स की काम करती है, अगर उनको हम उनके ही रीजनल लैंग्वेजेज में, जो उनकी मातृभाषा होती है, उसमें बताएं तो वो काफ़ी बेहतर तरीके से समझ सकती है, सिवाय इंग्लिश, फ्रेंच या कोई भी अदर जगह से वो अगर सीखती है तो। और सबसे बड़ी बात है, अगर वो स्किल एक बार सीख जाते हैं उसके बाद हम लोग उनकी कम्युनिकेशन इंग्लिश, जो कि हमारी इंडस्ट्री को नीड है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसको एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने के लिए करके हम लोग इंडस्ट्री को देते हैं और वहाँ पे वो अच्छी पैकेजेज, अच्छे प्लेसमेंट करके अच्छे तरीके से पैसे कमाते हैं। तो यही हमारा बेसिकली कंसेप्ट है स्किल दर्पण का। दयानंद जी, ये बात तो आपने सही कही कि जो रीजनल लैंग्वेजेस में जो स्किल्स एक्वायर होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से लोग सीख पाते हैं। लेकिन अभी अभी आपने एक चीज़ कही कि स्किल्स इन वर्नाकुलर एंड सक्सेस इन ग्लोबल, तो इस सेंटेंस से आपका क्या तात्पर्य है, हम जानना चाहेंगे। आप अपनी मातृभाषा में स्किल सीखें और दुनिया के किसी भी कोने में जाके जॉब करें, ये हमारा ये कंसेप्ट है, जिसके लिए मैं आपको आपके रीजनल लैंग्वेजेज में स्किल्स के लिए रेडी करूंगा और ग्लोबली जाके जॉब करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और जो एक स्टैंडर्ड होती है इंडस्ट्री के, उसके स्टैंडर्ड को हमारी कंपनी, हमारी स्किल दर्पण और हमारी पूरी टीम सेटअप करती है ताकि दुनिया में आप कहीं पर भी जाके अपना झंडा लहरा सकते हैं। दयानंद जी, कब और कैसे आपके माइंड में आया कि ऐसा कोई गैप एग्जिस्टेंट है या ऐसा कोई प्रॉब्लम एग्जिस्टेंट है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको अपने स्टार्टअप के माध्यम से एक सोल्यूशन लाने की ज़रूरत है? कब और कैसे ये माइंड में आया? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कब और कैसे आपने करी? बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, मेरी बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियर से रही है और हमने भी जॉब की तलाश करी है। जहाँ पे मुझे ज़्यादातर दिक्कतें जो आ रही थी वो लैंग्वेज बैरियर्स को सॉल्व करने के लिए आ रही थी, क्योंकि हमारे पास जो स्किल्स हम जो गैदर कर रहे थे, जहाँ पर भी सीखने जा रहे थे, काफ़ी ह्यूज डिमांड ऑफ मनी थी और काफ़ी ज़्यादा ही लैंग्वेज बैरियर्स हो रही थी सीखने में। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं स्टेट बोर्ड से हूँ और ऑल ओवर इंडिया में मोस्टली स्टेट बोर्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे साथ अगर ये दिक्कतें आ रही है तो ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे बच्चे को इस तरीके से दिक्कतें होंगी। तो मैंने इन चीज़ों के लिए सर्वे किया और मोस्टली फेवर देखा गया कि जो भी स्किलिंग है, अगर उनके नेटिव जगहों से अगर सिखाया जाए तो वो काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। आप एक तरीके से जान सकते हैं कि जिस जगह पे, जहाँ पे जो स्किल्स होती है, वहाँ के लोग ऑटोमेटिक उस स्किल्स में काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे मैं सैनिक की एग्जांपल करूँ तो गोरखा बहुत फेमस है, क्योंकि उनके यहाँ उसी तरीके से ट्रेनिंग होती है, उसके माँ बाप वो वहाँ से ही सीखते आते हैं। तो अगर हम उनके स्किल को उन्हीं के नेटिव भाषा में अगर सिखा दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैं अगर कोडिंग की बात करूँ, अगर कोडिंग लैंग्वेजेज जो होती है, अगर उन्हीं के भाषा में अगर हम सिखा दें, जो टर्म्स इंग्लिश का रहेगा इंग्लिश में रहेगा और बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेज में होंगे, चाहे वो कोई भी रीजनल लैंग्वेजेज हो, अगर सिखा दिया बच्चे को तो वो काफ़ी अच्छे से कोडिंग को सीख सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं। गोरखा का अभी आपने एग्जाम्पल दिया, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसका इस्तेमाल आपने किस संदर्भ में किया? देखिए, ये जो होती है स्किलिंग, जो चीज़ रीजनल की बात करें तो वो एक पैटेंट होती है कि आप जो चीज़ बचपन से सुनते आए हैं उन चीज़ों को अगर आपको सिखाया जाए, बचपन में जो भाषा सीखते हैं वो काफ़ी आसान होता है आपको उस चीज़ों में समझने के लिए। तो मैं एक एग्जांपल लिया कि आप समझ सकते हो कि रीजनल लैंग्वेजेज को आप बहुत अच्छे तरीके से उसमें आप बहुत बेहतर कर सकते हैं अगर रीजनल लैंग्वेजेज में कोई भी चीज़ें सिखाई जाए आपको तो।
दयानंद जी, आपने कहा कि जब आप स्टेट बोर्ड्स फेस कर रहे थे तो आपने काफ़ी लैंग्वेज बैरियर्स का सामना करा। हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की लैंग्वेज बैरियर्स का सामना करा और किन किन फील्ड्स में आपने सामना करा, क्या आपके स्ट्रगल्स या चुनौतियां रही थी? देखिए, जैसे कि मैंने सॉफ्टवेयर की पढ़ाई करना चाहा, तो कोई भी अच्छी सॉफ्टवेयर की जो पढ़ाई हो रही थी सारी की सारी फ्लुएंट इन इंग्लिश अमेरिकन एक्सेंट में होती थी, जो कि बहुत दिक्कतें हुई थी सीखने में। मैंने तो कोशिश कर करके सीखा, क्योंकि स्टेट बोर्ड में आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश की थोड़ी सी दिक्कतें होती है इनिशियल ऑफ द डे, और स्किलिंग अगर आपकी अच्छी से नहीं हो पाती, अगर अच्छे से आप उस सॉफ्टवेयर को नहीं सीख सकते हैं, तो किसी भी कंपनी में जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो ये हमारे साथ जब दिक्कतें आई, तो मुझे लगा कि अगर ये हमारे साथ पर्सनली दिक्कत है एज ए इंजीनियर, तो दूसरे फील्ड में जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर नहीं है, जो लेबर क्लास के लोग हैं, उनके साथ कितनी बड़ी दिक्कतें आ रही होगी। इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग ने अपना ये स्टार्टअप किया। जो भी लैंग्वेज बैरियर्स आपने फेस कर रहे थे आप अपने इस जर्नी के दौरान, उन लैंग्वेज बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए आपने क्या करा ओवरकम करने के स्टार्टअप को खोलने से पहले? मैंने तो सबसे पहले जो सोचा कि मैं खुद इंग्लिश सीख लेता हूँ, पहले मैं इंग्लिश सीखता हूँ, उसके बाद फिर अपनी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करूँगा। इंग्लिश सीखने के लिए मैंने 1 साल तक इंग्लिश को सीखने के लिए लगा दिया। 1 साल तक पता चला कि मेरी जो भी स्किल्स पहले की थी वो भी कम हो गई है। तो अब हमारा जो स्टार्टअप है, अब लोगों को ये नहीं कहता है कि आप पहले स्किल्स सीखने के लिए इंग्लिश सीखो, आप स्किल सीखो, अपने ही लैंग्वेज में सीखो। साथ साथ मैं इंग्लिश का भी प्रिपरेशन, आपको कम्युनिकेशन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की प्रिपरेशन करवाऊंगा। आप बी रेडी, विद इन 1 ईयर में जॉब के लिए आप रेडी हो जाओगे, जो कि आप 1 साल कहीं पर भी लैंग्वेज ओनली सीखने जाओगे, स्किल्स नहीं मिलेगी वहाँ पे। दयानंद जी, आपने कहा कि आप जब इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखने गए तो उसी दौरान आपकी जो स्किल्स थी वो आपने पाया कि और कम होती चली गई। बिल्कुल। आप कैसे, मतलब किस प्रकार से आपने ऐसा महसूस करा? आप अगर मैं इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, तो उस समय मुझे लगा कि इंग्लिश को पहले एक बार कंप्लीट कर लूँ, इंग्लिश एक बार आ जाएगा तो मैं फिर जो भी कोर्सेस होंगे मैं कर लूँगा। लेकिन जब मैं इंग्लिश पूरा जब तक कंप्लीट करता, 1 साल में हमारे समय बीत जाते, और 1 साल का बहुत बड़ा वैल्यू होता है स्टूडेंट के लाइफ में। तो यही चीज़ें सभी के साथ दिक्कत होती है कि वो लोग इंग्लिश सीखने चले जाते हैं और वो अपना स्किल इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते। और 1 साल का जो ये गैप है, हमारी स्किल दर्पण इसी को सॉल्व करती है। बच्चे को जो ये गैप है वो नहीं आने देती है। आपको स्किल सीखना है, आपके रीजनल लैंग्वेजेज में हम सिखाएंगे। साथ साथ जो इंग्लिश जरूरी चीज़ है इंडस्ट्री के लिए, वो हम लोग एज ए कम्युनिकेशन इंग्लिश स्टार्टअप के तौर पे हम लोग सिखाते हैं। दयानंद जी, एक सोच आना, एक किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसका सोल्यूशन के लिए एक थॉट आना माइंड में, और उस सोल्यूशन को धरातल पर लेकर आना, तो ये आपने एग्जैक्टली कब और कैसे इस चीज़ की शुरुआत की, और कैसे आप इस थॉट को एक एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर लाए? कब और कैसे, किस वर्ष में इस चीज़ की शुरुआत हुई? देखिए, स्टार्टिंग तो मैं पढ़ाई के फील्ड में 2020 में ही ऑनलाइन एक यूट्यूब चैनल से करा था कि हम यूट्यूब पे कुछ बच्चे को अपना वीडियो जो भी है चीज़ें को हम पढ़ाएं। लेकिन ये प्रॉपर कंसेप्ट हमारा आया कि जब मैं रांची में जॉब कर रहा था, यहाँ पे बायजूस द लर्निंग एप्लीकेशन में मैंने जॉब करी है 1 साल तक। वहाँ पे मैंने इंडस्ट्री को देखा, यहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही है, और उसी क्रम में हमारी मुलाकात बहुत सारे कस्टमर से, बहुत सारे स्टूडेंट से हुए जो लोग फेस कर रहे थे। तो इसी लालपुर में रह के मैंने इन चीज़ों को पूरी प्लानिंग की, और उसके बाद मैं अपना कंपनी रजिस्टर्ड किया एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री के अंदर, और अभी हम लोग पूरे पैन इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं। लालपुर में जब आप रह रहे थे, रांची के लालपुर में, तब आपने स्टूडेंट्स की अलग अलग दिक्कतों को महसूस करा। क्या इन अलग अलग दिक्कतों को एक सिंक्रोनाइज करने के लिए आपने कोई मार्केट सर्वे या मार्केट रिसर्च भी कंडक्ट करा, जिससे कि आप इन दिक्कतों को और बेहतर तरीके से समझ पाएं? बिल्कुल। सबसे पहले तो हम अपने मैनेजर, हम अपने टीम के लोगों से कनेक्ट किए कि इन चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो उन लोगों का भी स्टार्टिंग में फीडबैक बहुत अच्छा पॉजिटिव मिला। उनसे हमें हिम्मत मिलने के बाद मैं गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन सर्वे, ऑफलाइन सर्वे, जहाँ पे बहुत सारे लेबर्स स्टूडेंट से मैंने मिल के इन चीज़ों को रखा, तो सबने बताया कि हाँ, अगर हमारे रीजनल लैंग्वेजेज में चीज़ों को सिखाया जाए, बातचीत किया जाए, तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से उससे सीख सकते हैं। जहाँ तक रही इंडस्ट्री की डिमांड, इंडस्ट्री की होती है कम्युनिकेशन इंग्लिश, जहाँ पे आपको ओनली स्किल सेट नहीं, बोलचाल की भाषा में आपकी उतनी इंग्लिश आनी चाहिए। बाकी जो काम है सॉफ्टवेयर पे है, वो काम आपको आना चाहिए। अगर काम नहीं आएगा तो कितनी भी अच्छी आप इंग्लिश बोलो, आपको जॉब नहीं मिल सकती है। तो जॉब के लिए पहला रिक्वायरमेंट स्किल्स होता है, सेकंड कम्युनिकेशन होता है। तो अगर आपको स्किल्स बहुत अच्छे से आता है, कम्युनिकेशन थोड़ा कम भी रहे, तो इंडस्ट्री अफोर्ड करती है, क्योंकि काम बंदे को बहुत अच्छे से आता है। तो हम लोग दोनों पे काम करते हैं, स्किल भी आपका A1 करते हैं और साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी A1 करते हैं, ताकि आप अपने इंडस्ट्री में बहुत ऊंचा कर सको।
दयानंद जी, आपने एक स्टेटमेंट कहा था, स्किल्स इन वर्नाकुलर एंड सक्सेस इन ग्लोबल। तो आप जो भी लोग हैं, बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको आप उनके रीजनल लैंग्वेजेस में स्किल सेट देते हैं, एक्वायर कराते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल सक्सेस की, तो ग्लोबल सक्सेस में एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है, या एक एक्सेंट के साथ, फ्लुएंट एक्सेंट के साथ जब तक वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे अपने आप को, तब तक उनको कंपनीज एक्वायर नहीं करती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना, कि स्किल सेट्स भी आप साथ में सिखा रहे हो और साथ में उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हो, दोनों में सिनर्जी किस प्रकार से स्टैब्लिश रहती है ताकि उनका स्किल सेट्स कम ना हो, जैसे आपका हुआ? देखिए, ये हमारे प्रोफेशनल्स जो भी इंस्ट्रक्टर है काफ़ी अच्छे तरीके से निभाते हैं कि उनकी स्किलिंग की पार्ट एकदम अच्छे स्मूथली तरीके से हो, और साथ साथ उसकी कम्युनिकेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे हो, उसके लिए हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो प्रॉपरली इंग्लिश के हैं। वो धीरे धीरे करके, एक दिन में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, उनको 6 मंथ का समय दिया जाता है। और साथ साथ स्किल इंप्रूवमेंट, एक सेगमेंट हमारी वर्टिकल चलती रहती है, दूसरे वर्टिकल में हम लोग इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। और फर्दर जो कोर्स कंप्लीशन होता है, आफ्टर कोर्स कंप्लीशन बच्चे दोनों चीज़ पा लेते हैं, जिसमें उसकी स्किल सेट्स भी हो जाती है और साथ साथ कम्युनिकेशन इंग्लिश भी उसकी अच्छी हो जाती है, ताकि वो ग्लोबली किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और इंडिया का नाम रोशन कर सके। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक तरफ रीजनल लैंग्वेजेस में आप उनको स्किल सेट सिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जो कॉमन एक प्लेटफॉर्म का इंग्लिश एक्सेंट का लैंग्वेज है, उसमें भी आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। दयानंद जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या ये ट्रेनिंग्स आप ऑनलाइन देते हैं, ऑफलाइन देते हैं, किस प्रकार से आप मतलब पैन इंडिया पे इसको ऑपरेट कर रहे हैं? पैन इंडिया पे अभी हम लोग ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं। हमारी जो वेबसाइट है skilldarpan.com, वहाँ पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और साथ साथ जो भी स्किल्स की कोर्सेज वहाँ पे लिस्टेड है, आप उसमें इनरोल्ड कर सकते हैं। किन किन स्किल्स कोर्सेज में आप डील करते हैं, या कौन कौन सी स्किल सेट्स आपके यहाँ सिखाई जा रही हैं फिलहाल? अभी हमारे यहाँ जो स्किल्स की सेगमेंट है, जिसमें कोडिंग है, सॉफ्टवेयर कोर्सेस हैं, और साथ साथ हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे वर्क करने वाले हैं, जो कि सीपेट रांची से बात हो रही है और हर जगह से इंस्टीट्यूशन से बात कर रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को भी लेके हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करने वाले हैं। तो इन चीज़ों को लेके लोगों में जो अवधारणाएं हैं वेस्ट मैनेजमेंट, साथ साथ स्किलिंग में जो अभी ट्रेंड्स हैं कोडिंग की और सॉफ्टवेयर की, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे हम ऑटो कैड, कैटिया या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर की बात करें, जब तक आपको सॉफ्टवेयर पे काम करने नहीं आएगा, तब तक आप एक अच्छी पैकेजेज नहीं ले सकते हो। तो इन सब सेगमेंट में हम लोग की कंपनी वर्कआउट कर रही है, और बहुत सारे कोर्सेज आ चुके हैं और बहुत सारे अपकमिंग्स भी हैं। कोडिंग में किन किन लैंग्वेजेस में आप कोडिंग सिखाते हैं, या किन किन तरीके की कोडिंग्स आपने अपने अंदर कोडिंग में रखी हुई बेसिकली हैं? जो वेबसाइट डेवलपमेंट होती है, HTML, CSS, C++, पाइथन, जावा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और साथ साथ इथिकल हैकिंग की भी वर्कशॉप हमारे यहाँ कराई जा रही है। अगर हम बात करें आपके फैकल्टीज या टीचर्स की, तो अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में ये स्किल सेट सिखाने के लिए आप ये रीजनल लैंग्वेजेस के अलग अलग फैकल्टीज को किस प्रकार से हायर करते हैं? क्या पैमाना रखते हैं उनको हायर करने के लिए, और किस प्रकार से उनका चयन करते हैं? सबसे पहला स्टैंडर्ड होता है कि कॉर्पोरेट में 5 इयर्स वर्किंग हो, किसी भी अच्छे MNCs में वो वर्किंग हो, और साथ साथ जिस रीजनल लैंग्वेजेज की हम लोग की ज़रूरत होती है, उस रीजनल लैंग्वेजेज से वो बिलोंग करते हो, वो लैंग्वेजेज भी उन्हें अच्छे तरीके से आते हो। तो दोनों को अगर वो कंबाइन करके पढ़ा सकते हैं, तभी जाके हम लोग उन्हें एक्वायर करते हैं, हायर करते हैं। क्या कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स भी रहते हैं उनको हायर करने के लिए इसके अलावा? ये सिंपल क्वालिटी पैरामीटर, उनकी किस प्रकार से एश्योर करते हैं? क्वालिटी एश्योरेंस हमारी एक्सपीरियंस होती है। मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट में होनी चाहिए, तभी जाके एक अच्छे तरीके से आप कॉर्पोरेट स्किल्स को डिलीवर कर सकते हैं। दयानंद जी, अगर हम बात करें स्किल दर्पण नाम की, तो स्किल दर्पण नाम एज इट सजेस्ट योर स्टार्टअप, इसका क्या कंसेप्ट है, क्या सोचकर आपने अपने स्टार्टअप का नाम स्किल दर्पण रखा? आप स्किल तो सब लोग जानते हैं, जो आपके अंदर स्किल्स होती है, और दर्पण जो हिंदी नाम है, देखिए स्किल और दर्पण, स्किल एक इंग्लिश नाम है और दर्पण एक हिंदी नाम है, तो हम लोग ने दो भाषाओं को मिक्स किया कि जो कि आप लोग को लगे कि हाँ, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेज को प्रायोरिटी दी जा रही है, तो नाम से ही मैंने स्टार्ट किया अपने स्टार्टअप में। साथ साथ दर्पण जो होता है, आईना दिखाने की काम करती है कि आपकी स्किलिंग क्या है, आप खुद को देख सकते हो। तो हमारी प्लेटफॉर्म आपकी स्किल के लेवल को दिखाती है और साथ साथ उसमें अप स्किलिंग भी करती है। दयानंद जी, कोई भी एंटरप्रेन्योर इनिशियल लेवल पे अपने स्टार्टअप को सेटअप करने के टाइम पे काफ़ी चैलेंजेस का सामना करता है। क्या आपने भी कुछ इनिशियल फेजेस में ऐसी चैलेंजेस का सामना करा, इससे पहले कि लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विस पे बिलीव करें और आपके कंसेप्ट को एक्सेप्ट करें?
जी बिल्कुल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने जाके अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया, बहुत सारे जगहों से मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिली, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द डे जब मैंने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे लोगों को ये बिलीव नहीं था कि हाँ ये आइडियाज़ भी पॉसिबल हो सकती है, सक्सेस हो सकती है। जब कंपनीज का जो अभी न्यू पॉलिसी ऑफ हायरिंग आई है जो कि स्किल बेस्ड हायरिंग है, तो उसमें हमारे जब बच्चे ने सक्सेसफुल लेके जॉब ली है, तब जाके लोगों को बिलीव हुआ कि नहीं, हाँ यहाँ से भी पढ़ाई करने के बाद बच्चे जॉब ले सकते हैं, करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी के समय में ऑल ओवर इंडिया ये एक्सेप्टेंस है कि हाँ इस तरीके से पढ़ाई का भी एक मॉडल हो सकता है जिसमें रीजनल लैंग्वेजेज को प्रायोरिटी देके और कम्युनिकेशन इंग्लिश को इनबिल्ड करके हम लोग बहुत अच्छा सक्सेस पा सकते हैं। न्यू पॉलिसी ऑफ हाइडिंग की आपने शायद अभी बात करी, तो ये क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये अभी जो ट्रेंड है, पहले जो ट्रेंड होती थी हायरिंग की वो एक होती थी कि आपकी डिग्री देखी जाती थी, आप किस डिग्री से हो, लेकिन अब कंपनीज धीरे धीरे जो स्टार्टअप सिस्टम आए हैं और कंपनी जो है अपनी हायरिंग प्रोसेसेस को चेंज कर रही है, वो स्किल बेस्ड इंटरव्यू ले रही है। आप अगर जाओगे जॉब के लिए तो सबसे पहले आपकी मशीन टेस्टिंग कर लेते हैं, वो कोई भी डिग्री नहीं देखते। आप अगर उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तब जाके आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन, आपके इंटरव्यू पे बात करते हैं। सबसे पहला स्किल सेट की ट्रेनिंग होती है और रिसेंटली बहुत ज़्यादा ही कंपनियां ये ट्रेनिंग फीचर्स स्टार्ट की है, तो इनसे उनको अच्छे गुड स्किल्स के लेबर भी मिल जाते हैं, पर्सन भी मिल जाते हैं। क्या फायदे हो रहे हैं न्यू प्रोसेस ऑफ हायरिंग के जो अभी आपने हमें बताया? ये प्रोसेस देखिए, ऑब्वियसली कोई भी कंपनी किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट से बच्चे को अगर लेके आ जाते हैं, अगर उनके पास स्किलिंग नहीं होगी तो उन्हें ट्रेंड करना पड़ेगा। और जो स्टार्टअप्स होते हैं या जो कंपनियां जो होती है वो अब नहीं चाहती हैं कि उन्हें ट्रेंड करें। ट्रेंड के लिए मार्केट में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन काम कर रही है, तो वो क्यों टाइमिंग वेस्ट करे अपने ट्रेंड करने पे, डायरेक्ट ट्रेंड वर्कर को क्यों ना हायर करे। और कोई भी कंपनी अगर ट्रेंड करने के लिए 1 साल वेस्ट करती है, उससे बढ़िया है कि आप ट्रेंड वर्कर को उसको 1 साल आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक ट्रेंड मार्केट में नया इनिशिएट हुआ है, तो इससे हमारे प्लेटफॉर्म को भी बहुत ज़्यादा फायदे मिल रहे हैं कि हम लोग ट्रेंड करके वो जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको भेज रहे हैं और वो लोग ईजिली एक्सेस कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज को। न्यू ट्रेंड ऑफ हायरिंग जो निकला है फिलहाल में, उससे आपके स्टार्टअप को किस प्रकार से बेनिफिट मिल पा रहा है, आप उसका किस प्रकार से बेनिफिट ले रहे हैं? बेसिकली देखिए, सीधा सीधा कंसेप्ट है, उनसे डायरेक्ट हमारी है। अगर उनको स्किल्स वर्कर चाहिए और हम स्किल्ड करके देते हैं तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट रिलेशन है हम लोग के बीच न्यू हायरिंग प्रोसेस का। दयानंद जी, इस स्टार्टअप में आपके मुख्य रूप से जो भी ऑडियंस होते हैं जिनके ऊपर आपका फोकस रहता है, वो टारगेट ऑडियंस या टारगेट क्लाइंट्स कौन कौन से रहते हैं? अभी स्टार्टिंग हम लोग इंजीनियरिंग और डिप्लोमा स्टूडेंट्स को किए हैं जो कि स्टेट कॉलेजेज में पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि स्टेट कॉलेज की जो स्थिति है वहाँ पे रीजनल बहुत ज़्यादा ही चलते हैं। तो अगर रीजनल में उनको स्किल्स डेवलप कर दिया जाए और साथ साथ कम्युनिकेशन कर दिया जाए तो वो काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। साथ साथ हम लोग अभी लेबर क्लास वर्कर को टारगेट कर रहे हैं कि वो इंडस्ट्री के जो रूल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, उनको जाने, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इंडस्ट्री के बस काम करना जानते हैं लेकिन इंडस्ट्री के तौर तरीके, पैमाने नहीं जानते हैं। इससे क्या होता है, बहुत बार इंडस्ट्री में ग्रुपिंग हो जाती है, लेबर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो अगर हम उन लेबर को ट्रेंड कर दे, वर्क इथिक्स समझा दे, वो काम से मतलब रखेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर काम करेंगे, तो जो भी इंडस्ट्री है उनको भी फायदा है, उनके काम भी नहीं रुकेंगे और अच्छा प्रोडक्शन भी होगा। तो विन विन सिचुएशन का काम हमारी ये स्टार्टअप करती है। जो लेबर क्लास वर्कर्स हैं उनको आप ट्रेन करते हैं इंडस्ट्री एथिक्स और वर्क एथिक्स को लेकर। बिल्कुल। जनरली हम देखें दयानंद जी, तो जो लेबर क्लास के वर्कर्स होते हैं उनमें से आमतौर पर कुछ वर्कर्स ये भी सोचते होंगे कि हमें क्या ज़रूरत है इस ट्रेनिंग की, हमें काम करना है, हम काम करेंगे और हमें पैसा मिलेगा। तो फिर आप उनके माइंडसेट को किस प्रकार से ट्रेन करते हैं उनको ये चीज़ें सिखाने के लिए, ताकि वो वर्क एथिक्स और इंडस्ट्री एथिक्स के कल्चर को एक्सेप्ट कर पाएँ और सीख पाएँ? किस प्रकार से आप उनको अट्रैक्ट करते हैं? हाँ, तो मैं डायरेक्ट लेबर पे नहीं जाता हूँ, हम लोग इंडस्ट्री से डायरेक्ट बातचीत करते हैं कि आपके जो आउटपुट कम हो रहे हैं, मैं अगर आपके 2 दिन के वर्कशॉप में आपके लेबर्स को स्किल कर दूं और 2 दिन के अगर लेबर को पैसे मिलेंगे तो वो ऑब्वियसली आके बैठ के वो सेशंस अटेंड करते हैं। और काफ़ी लेबर्स ऐसा अटेंड किया है जिसमें उन लोगों ने खुद को ग्रूमिंग किया। अभी तो हम लोग छोटे छोटे इंडस्ट्री में जहाँ पे 20-25 वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे मैंने किया और काफ़ी अच्छा ये आउटपुट रहा है। आने वाले दिनों में हम लोग NTPC ONGC से बातचीत कर रहे हैं कि उन लोगों के जो भी लेबर फोर्स है उन लोगों को भी हम लोग ट्रेंड करने का काम करेंगे। किन किन ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्रीज के लेबर फोर्सेस को अभी तक आपने वर्कशॉप्स के माध्यम से ट्रेनिंग दे रखी है और उसके बाद उन वर्कर्स पे क्या बेनिफिट्स आया या क्या पॉजिटिव असर दिखे? जिसमें हमारा जो अभी आप ये कह सकते हैं मखाना का और
ये पेपर जो कटिंग होती है और कपड़े जो बनते हैं, इन सब इंडस्ट्री में 3-4 जगह पे हम लोग ने वर्कशॉप दिया है। तो वहाँ पे टाइमिंग के जो इथिक्स आ रहे थे, वो लोग टाइमिंग से नहीं आते, पंक्चुअलिटी नहीं होती थी उन लोग में, तो वो पंक्चुअलिटी सही हुई है। वहाँ पे पंक्चुअलिटी सही होने के बाद वर्क में इफिशियंसी ऑब्वियसली दिख गई है। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा हुआ है। साथ साथ उनको उनके पीएफ जो कटते हैं, उनके बेनिफिट्स बताए गए, किस तरीके से इन चीज़ों को आप अगर एक कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक काम करते हैं तो आपको पीएफ जो मिलेंगे, किस तरीके से बेनिफिट होगा, तो वो कंपनी के प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स से सोचती है, तो कंपनी के लिए ज़्यादा काम करती है, कंपनी आउटपुट्स देते हैं। कुछ स्पेसिफिक कंपनीज जिनके नाम आप साझा करना चाहेंगे, जिनके लिए आपने ये डेवलपमेंटल ममता एंटरप्राइजेज है, नेशनल मखाना उद्योग है, इन सब जगहों पे हम लोग ने जाके 20-25 वर्कर्स को ट्रेनिंग दी है। और साथ साथ अभी अब एमएनसी में हम लोग लुकिंग कर रहे हैं कि उन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि उन लोगों के वर्कफोर्स को हम लोग जाके ट्रेंड करें। जहां तक लेबर क्लास वर्कर्स की बात आती है, तो लेबर क्लास वर्कर्स को आप इंडस्ट्री एथिक्स, वर्क एथिक्स सिखा रहे हैं। बात करें अगर एमएनसी कॉर्पोरेट्स की, तो एमएनसी कॉर्पोरेट्स के जो वर्कर्स होते हैं वो जाहिर सी बात है लेबर क्लास वर्कर्स से थोड़े अपर लेवल में होते हैं। तो उनको आप किस प्रकार से वर्क एथिक्स या इंडस्ट्री एथिक्स को लेकर ट्रेन कर रहे हैं या ट्रेन करने के लिए सोच रहे हैं? हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए। और जो भी एमएनसीज की वर्कर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे काम होते हैं। अगर एक भी छोटी सी गलती होती है तो करोड़ों करोड़ का लॉस हो जाता है। तो वहाँ पे अगर हम लोग स्किल्ड कर सकते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही पैसे की बचत हो सकती है। देश की जो आर्थिक नुकसान होते हैं उसमें बचत हो सकती है। मैं किसी भी स्टील प्लांट की बात करूँ तो एक बार अगर प्लांट बंद होता है 8-8 दिन के लिए, तो 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ के घाटे जाते हैं। ओनली फॉर सम लेबर मिस्टेक, सम हैपेंस, जो भी होती है छोटी सी मिस्टेक के कारण हो जाती है। अगर उन चीज़ों पे अगर हम लोग वर्क करें, ट्रेनिंग दे प्रॉपरली, और ये चीज़ अगर कम होती है तो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। उनके लिए वो 1-2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, जो कि करोड़ों की सेविंग कराए। कैसे आप इंडस्ट्रीज को या कंपनीज को या ऑर्गेनाइजेशंस को ये इंश्योर कराते हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो उनके लिए बेनिफिशियल है? इसमें हम लोग बेसिकली आईआईएम के जो आईआईटीज के जो स्पेशली प्रोफेसर्स उस डोमेन में वर्क कर चुके हैं, जो लोग अप स्किलिंग पे, जो लेबर पे रिसर्चर हैं, उन लोगों से हम लोग लेक्चर्स के लिए बात करते हैं। तो वो लोग ट्रस्टेबल होते हैं कि क्योंकि दे आर द बिग ऑर्गेनाइजेशंस, और वहाँ के जो प्रोफेसर अगर उन्हें बताएंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से बता पाएंगे। दयानंद जी, किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपका ये स्टार्टअप बूटस्ट्रैप्ड मोड है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, किस प्रकार से है? अभी तो इनिशियली हम लोग ने बूटस्ट्रैप मोड में भी स्टार्ट किया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फंडिंग्स हैं 20 लाख के जो ग्रांट्स होते हैं उनके लिए आउटलुकिंग है, अप्रोचिंग है। वहाँ पे भी हम लोगों को कुछ समय के बाद फंडिंग्स मिलने के कगार पे बातचीत करते हैं। और अभी जो रिसेंटली हमारी झारखंड सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी आई है, काफ़ी अच्छा, नवंबर 2023 में जो लॉन्च हुई है, जहाँ पे किसी भी स्टार्टअप को 10 लाख के ग्रांट मिलेंगे। और सरकार की जो मुहिम है 2028 तक 1000 स्टार्टअप को वो लोग फंड करेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग लुकिंग करेंगे कि इन चीज़ों को हम लोग फ़ायदा ले सके। अभी तो हमारी काम में इतनी बिजी रहते हैं कि इन चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं। फंडिंग्स की भी तलाश में है, जो कि स्टार्टअप इंडिया से हम लोग लुकिंग कर रहे हैं। लेकिन झारखंड सरकार की जो ये स्टार्टअप पॉलिसी है काफ़ी बेहतरीन है। जो भी लोग अपने आइडियाज़ पे वर्क करना चाहते हैं, कुछ आपके पास नया आइडिया हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी से जुड़िए और वहाँ पे जाके बेनिफिट्स उठाएं। झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी से जुड़िए या केंद्र सरकार की किन्हीं भी स्टार्टअप पॉलिसी से आप जुड़ सकते हैं। दयानंद जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने स्टार्टअप पॉलिसी से जुड़ने की बात करी। अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्टअप से अवगत नहीं होते हैं कि स्टार्टअप क्या है या फिर स्टार्टअप किस प्रकार से होना चाहिए। तो इसके ऊपर आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल, स्टार्टअप जो अभी वर्ड्स हैं बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं। अगर आप लोग 2-3 साल पीछे की बात करो तो स्टार्टअप्स को बहुत लोग नहीं जानते थे। ये जो शार्क टैंक टीवी शो आया उसके बाद तो काफ़ी आम लोगों में भी पॉपुलर हो गया है। छोटे छोटे बच्चे से भी बात आप पूछोगे तो स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग उन्हें स्टार्टअप की नहीं पता होती है। स्टार्टअप जो मार्केट में अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें एक गैप आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या चीज़ें नहीं हो रही है, वो चीज़ें आप उसमें ऐड ऑन कर दो, आपके वो यूनिकनेस हो जाएंगे, तभी जाके वो स्टार्टअप हो जाए। और स्टार्टअप ऐसा होना चाहिए कि स्केल अप होना चाहिए। आप चाहे वो प्रोडक्ट में इनोवेशन करो, चाहे आप प्रोसेस में इनोवेशन करो, कहीं पे आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। आप कह सकते हो कि ये आइडिया हमारा यूनिकनेस है, ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है। और फर्स्ट मूवर का मार्केट में एडवांटेज होती है। मार्केट में फंडिंग्स जो मिलती है फर्स्ट मूवर को बहुत ईजिली मिल जाती है, जो कि हमारे इन्वेस्टर है, एंजल इन्वेस्टर है, बीसी इन्वेस्टर है, वो सारे फंडिंग्स के लिए
बहुत ही रेडी रहते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जो नया फर्स्ट मूवर हो। आप अगर बात करें जो भी स्टार्टअप्स को अभी तक फंड्स मिले हैं, मैं ओयो, बायजूस या बहुत सारे स्टार्टअप हैं, जोमेटो है, स्विगी है, सब लोग को फंडिंग मिली है, सब लोग फर्स्ट मूवर हैं। कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे, फूड डिलीवरी का सिस्टम, होटल चेन सिस्टम या बुकिंग सिस्टम, सब लोग को ऑनलाइन लेके आए हैं। तो ये काफ़ी एक नया चीज़ है। और आपके पास भी कोई आइडिया है जिससे आपको लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा हम करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है, और उसका स्केल अप हो कि आप नहीं ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो कि आपके आसपास में बस प्रॉब्लम हो, ऐसा प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करना है। आपको ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हो, कम से कम 15-16 स्टेट में हो, ताकि आप अपने बिजनेस को ब्रॉड कर सको। आपके जो इन्वेस्टर पैसे पे करते हैं उनको एक अच्छा सा बिजनेस करके दे सकते हो। आपके रेवेन्यू जनरेशन मॉडल कौन कौन से होते हैं? आपके रेवेन्यू startup को जनरेशन चलाने के मॉडल लिए? अभी हमारा ऑनलाइन सेगमेंट है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो स्किल दर्पण है, वहाँ से हम लोग कोर्स इनरोलमेंट के थ्रू, ट्रेनिंग इनरोलमेंट के थ्रू, हम लोग वर्कशॉप इनरोलमेंट के थ्रू रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। दयानंद जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। धन्यवाद।